क्वेश्चन 5, डिफाइन ऑक्टेट रूल, राइट इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस। ऑक्टेट रूल क्या होता है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, क्लास 11वीं की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। ऑक्टेट रूल, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, हर जो डिफरेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं या डबलेट पूरे कर लेते हैं, जिसके बाहर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम टू अटेन स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो ये सब चाहते हैं कि उनकी स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाए। सिग्निफिकेंस क्या है ऑक्टेट रूल की, इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट एटम कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। ऑक्टेट रूल की सिग्निफिकेंस ये है कि जो डिफरेंट एटम है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। उसके बाद में है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। Formation a compound involving hydrogen. Hydrogen has only one cell. It need one more electron to complete its cell. That is nearest noble gas configuration of helium. Hydrogen has doublet and not octet. हाइड्रोजन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए हाइड्रोजन को, अपने पहले सेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की ही ज़रूरत होती है, तो इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो इसमें यहाँ पर ऑक्टेट रूल नहीं लगेगा। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक बेरिलियम dichloride, BF3, AlCl3, etc. In these molecules, central metal atom has less than 8 electron. These are electron deficient compound, not follow the octet rule. ये जो कंपाउंड बनते हैं बेरिलियम, BeCl2, BF3 और AlCl3, इनमें ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। बेरिलियम के बाहर वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है जो कि कंबाइन करके क्लोरीन से जुड़ता है। BF3 में बोरोन 6 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है फिर भी बॉन्ड बनाता है, और एल्युमिनियम के बाहर भी 6 इलेक्ट्रॉन है फिर भी ये अपने बॉन्ड बनाता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स विदाउट ऑक्टेट। तीसरी लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल की, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड PCl5, SF6, IF7, H2SO4 एक्सेट्रा। इन दिज मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम हैज़ मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऑक्टेट रूल को नहीं मानता। उसके बाद में है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं PCl5 के अंदर, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं SF6 के अंदर, और 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं IF7 के अंदर, और H2SO4 के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। दीज कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड हाइपर वैलेंट कंपाउंड। इनमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो इनको बोल देते हैं हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट लिमिटेशन है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेज। नोबल गैस विच हैव ऑलरेडी कंप्लीट ऑक्टेट और डबलेट इन केस ऑफ हीलियम शुड not form compounds. However, their compounds like HCF2, HCF4, HCF6, KrF2 etc. have been actually prepared. हमने बताया था कि जो ऑक्टेट जिनका कंप्लीट हो गया वो कंपाउंड नहीं बनाते, लेकिन नोबल गैस हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है ऑलरेडी, कंप्लीट देयर ऑक्टेट या डबलेट, ये भी कंपाउंड बनाते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशंस में आ गई। ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ओड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स, हमने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ पर 3 भी हो सकते हैं, मतलब ओड नंबर ऑफ संख्या भी हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। देयर आर सम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन विच द बॉन्डेड एटम्स कंटेन ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यूजुअली 3 बिटवीन दैम। दीज बॉन्ड्स thus present are called odd electron bonds and the molecule are called odd electron molecules. तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के बजाय यदि 3 इलेक्ट्रॉन है किसी बॉन्ड के अंदर तो उनको हम बोलेंगे ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड NO है, नाइट्रोजन के बाहर वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। तो जब ये बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ट्रिपल बॉन्ड, तो तीसरा जो बॉन्ड है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गया। NO2 के अंदर
नाइट्रोजन के बार वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन दोनों के 6 हैं। तो यहाँ पर NO2 जब आपस में मिलेगा तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, और जो दूसरा बॉन्ड है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इसी तरह O2 जो मॉलिक्यूल है बार बड़े सेल में, दोनों के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाता है। और इसके अंदर जो बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब ओड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी तरह सुपर ऑक्साइड है O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव में भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस चार्ज आ गया इसके ऊपर, और अलग डबल बॉन्ड की बजाय यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन। ए 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू दी हाफ कोवेलेंट बॉन्ड। 3 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड जो होता है वो उसको हम मान लेते हैं कंसिडर टू बी इक्विवेलेंट टू कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के इक्विवेलेंट हम उसको मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ए फेवरेबल फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कौन कौन से फेवरेबल फैक्टर हैं? फर्स्ट है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल्स एटम्स, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द नॉन मेटल एटम, एंड थर्ड है हाइयर लैटिस एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड फॉर्म। तो ये फेवरेबल फैक्टर हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। तो आयनिक कंपाउंड जब बनता है तो लो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, आसानी से आयन्स बन जाएं। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर ले, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाई लैटिस एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड फॉर्म, और हाई लैटिस एंथैल्पी होगी तो जब वो कंपाउंड फॉर्म में होता है। तो ये फेवरेबल फैक्टर हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल यूजिंग वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इनकी शेप बतानी है मॉलिक्यूल की, BeCl2, BCl3, SiCl4, AsF5, H2S, PH3। 1 बाय 1 देखते हैं। BeCl2 बेरिलियम है, बार वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का हो जाएगा। जो सेंट्रल मेटल एटम है, ओनली 2 बॉन्ड पेयर्स एंड नो लोन पेयर्स, दैट इज इट हैज़ टाइप AB2 एंड शेप इज लीनियर शेप होगी, एक ही लाइन में, बिल्कुल सीधी लाइन। BCl3 के अंदर यदि हम देखें, सेंट्रल मेटल एटम हैज़ ओनली 3 बॉन्ड्स पेयर एंड नो लोन पेयर्स, दैट इज इट इज ऑफ टाइप AB3, हैंस शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर, ट्रायंगल सा बनता है, और प्लेन के अंदर है, कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर बोरोन के सराउंडिंग में नहीं है। तो शेप इज ट्राइंगुलर प्लेनर। उसके बाद में है SiCl4, बॉन्ड पेयर इसमें 4 हैं, सिलिकॉन क्लोरीन से जुड़ा हुआ, कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये भी AB4 टाइप हो जाएगी और शेप हो जाएगी इसकी टेट्राहेड्रल। फिर उसके बाद में है AsF5, SiCl4 के अंदर 4 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर 0 है, तो ये टेट्राहेड्रल है। AsF5 के अंदर 5 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर 0 है, और इसकी जो शेप हो जाएगी ट्रायंगुलर प्लेन बाई पिरामिडल हो जाएगी, एक तो ट्रायंगल बनेगी और 2 पिरामिड बनेंगे। H2S जो है लोन बॉन्ड पेयर हैं 2, लोन पेयर भी हैं 2, इसमें क्या होगा, इट इज ऑफ टाइप AB12, शेप इज बेंट शेप, और V शेप इसकी शेप हो जाएगी। PH3 जो है 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, इट इज द टाइप AB3L, B का मतलब बॉन्ड पेयर, L का मतलब लोन पेयर, शेप इसकी हो जाएगी ट्रायंगुलर पिरामिडल, ट्रायंगल हो जाएगी एक तो, और ये एक लोन पेयर ऊपर पिरामिड भी बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, although geometries of ammonia and water molecule are distorted, tetrahedral bond angle in water is less than that of ammonia. Discuss। वाटर के अंदर जो बॉन्ड लेंथ एंगल है वो कम है अमोनिया से, बताओ कारण क्या होगा। इन अमोनिया NH3 देयर इज ओनली 1 लोन पेयर,
on the nitrogen atom to repel the bond pair in H2O, whereas in H2O there are two lone pairs. Oxygen atom repels the bond pair, hence repulsion on the bond pair are greater in H2O water than NH3 and hence bond angle is less. तो वाटर में बॉन्ड एंगल लेस होगा क्योंकि उसमें दो दो लोन पेयर हैं जो कि रिपेल करेंगे, बॉन्ड पास पास में आ जाएंगे और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। लेकिन अमोनिया में एक ही लोन पेयर है तो रिपल्सन कम होगा। हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड लेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में रिलेशन बताना है। ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। सिंगल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, डबल बॉन्ड में कम, ट्रिपल में और भी कम। डिफाइन द बॉन्ड लेंथ। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड लेंथ। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस है, ऑफ टू बॉन्डेड एटम, जो दो बॉन्डेड एटम आपस में जुड़े हुए हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं उसकी बॉन्ड की लेंथ। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेजोनेंस विद रेफरेंस ऑफ CO3 2 माइनस आयन। CO3 2 नेगेटिव आयन्स के बारे में इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताने हैं रेजोनेंस के। जो कार्बोनेट आयन है CO3 2 माइनस, there should two carbon oxygen single bond and one carbon oxygen double bond. All carbon to oxygen bond are found to have same bond length which is in between. In between the carbon oxygen single bond and carbon oxygen double bond. बीच बीच की है, ना तो सिंगल बॉन्ड की जैसी है ना डबल बॉन्ड की जैसी। रेजोनेंस के अंदर दोनों के बीच बीच की बॉन्ड लेंथ मिलेगी। दिस कैन बी एक्सप्लेन ओनली इफ कार्बोनेट आयन हैज द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। कार्बन ऑक्सीजन में तो कार्बन में एक बार तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और दोनों के पास साथ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो एक बॉन्ड और आना चाहिए था वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गए इनके ऊपर। इसी तरह इसको हम इस बड़े ऑक्सीजन के ऊपर भी सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल सिंगल दिखा सकते हैं। तो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे क्योंकि ऑक्सीजन के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन संचय हैं दो बॉन्ड पेयर होने चाहिए थे, लेकिन एक ही बॉन्ड पेयर है, एक ही बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा, उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो ये इसकी तीन स्ट्रक्चर होगी। इसकी रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर आएगी यहाँ पर तीनों पर जो बॉन्ड बनेगा, कभी बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड, कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर, तो वो बीच बीच का आएगा सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच के। रेजोनेंस के कारण ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन्स कई बार इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाते हैं, कई बार इन दोनों के बीच में और कई बार इन दोनों के बीच में। तो कभी तो सिंगल आ रहा है कभी डबल आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इन बिटवीन द सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं हम, क्लास 11वीं का। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर NCERT बुक में से। H3PO3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर 1 and 2 show below. Can these two structures be taken as the canonical form of the resonating hybrid of H3PO3 if it not given reason for the same? तो जो H3PO3 है कैन बी रिप्रेजेंट बाय स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी स्ट्रक्चर से गिवन है। तो इसमें हमने बताना है कैन दीज टू स्ट्रक्चर्स टेकन द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द रेजोनेटिंग हाइब्रिड इफ नॉट गिव द रीजन। नो दीज कैन नॉट बी टेकन एज कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बिकॉज द पोजिशन ऑफ एटम हैव बीन चेंज। ये जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं है दोनों, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन है एटम्स की वो चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या था, H3PO3 था, H3PO3, यहाँ पर भी क्या है H3PO3। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है फास्फोरस के एक ऊपर है हाइड्रोजन और नीचे ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन के नीचे हाइड्रोजन आ गया, तो इसमें जो पोजीशन है वो सेम नहीं है। पोजीशन यदि सेम होती है एटम की तो वो कैनोनिकल फॉर्म होती, जैसे कि ऊपर हमने CO3 के अंदर देखा था कार्बन और ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी,
बाकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो रही थी, यहाँ पर एटम्स की पोजीशन चेंज है, तो इट इज़ नॉट ए कैनोनिकल फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर द SO3 NO2 NO3 माइनस, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करो। NO2 की नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए, नाइट्रोजन के बार वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो यहाँ पर बॉन्डिंग में आ गए, 2 एक लोन पेयर में आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर आएंगे दोनों के दोनों ऑक्सीजन के साथ। इसी तरह SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड में, तो सल्फर की बार वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 होते हैं या 6 होते हैं, ऑक्सीजन के नीचे ही होता है सल्फर। तो ये जो एक बॉन्ड है इधर आ गए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये जो बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स की जो लोन पेयर है, टोटल 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 तो बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं और 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट डोनेट कर रहे हैं इसको, ऑक्सीजन को। तो ये 2 बॉन्ड भी हो सकते हैं, ये 2 बॉन्ड भी हो सकते हैं, ये 2 बॉन्ड भी हो सकते हैं, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी SO3 की। उसके बाद NO3 की, नाइट्रेट आयन की। NO3 में नाइट्रोजन के बार वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर तो 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन जो थे यहाँ तो इसको ऑक्सीजन को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर ये इस ऑक्सीजन के ऊपर भी हो सकते हैं, इस पर भी हो सकते हैं और इस पर भी हो सकते हैं। इसी तरह ये बड़ा ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन दोनों दे सकता है, इसको भी दे सकता है और इसको भी दे सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन की। क्वेश्चन नंबर 14, यूज लेविस सिंबल टू शो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द फॉलोइंग एटम्स टू फॉर्म कैटायन एंड एनायन। लेविस सिंबल का इस्तेमाल करते हुए हमने बस शो करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन एटम्स फ्रॉम फॉर्म कैटायन और एनायन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो कोई तो कैटायन बनता है, कोई एनायन बनता है, वो हमने दिखाना है। पोटेशियम और सल्फर दिखाना है। पोटेशियम के बार वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 8 8 1। सल्फर के बार वाले सेल में 6 2 8 6 16 एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का, और पोटेशियम का 19। इलेक्ट्रॉन से ही पता चल जाता है, 2 और 8 10 और 8 18 और 1 19, 2 और 8 10 और 6 16। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑक्टेट पूरा होने पे यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके पास जाएगा, और यदि 2 पोटेशियम हो तो 2 जाएंगे सल्फर के पास में, तो ये बन जाएगा K2S। दिस इज़ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन और एनायन, एंड ये कैटायन बन गया, ये एनायन बन गया, और ये ट्रांसफ़र हो गए इलेक्ट्रॉन्स। लेविस सिंबल्स टू शो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द फॉलोइंग एटम्स टू फॉर्म कैटायन एंड एनायन, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो K2S। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम के बार वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन को 2 की ज़रूरत होती है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, यहाँ पर 1 गया था तो 1 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, तो ये जो है कैटायन बन गई। इसी तरह एल्युमिनियम और नाइट्रोजन की साथ देखते हैं हमने। एल्युमिनियम के बार वाले सेल में 3 होते हैं, एल्युमिनियम के 3 हैं और नाइट्रोजन को 3 चाहिए हैं, तो ये एल्युमिनियम के ऊपर 3+ आएगा और नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस आएगा, Al3+ N3-। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, although both CO2 and H2O are triatomic molecules, the shape of H2O molecule is bent while that of CO2 is linear। तो दोनों ही ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, लेकिन वाटर तो है एक बेंट शेप में और कार्बन डाइऑक्साइड है लीनियर शेप में। कारण बताना है। On the basis of dipole moment, the dipole moment studied show that the net dipole moment of CO2 molecule is 0। CO2 molecule है वो, उसका net dipole moment 0 होगा। This is possible only if CO2 is linear molecule। linear molecule है, इधर ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, दोनों साइड सेम है, तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा और इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, हैंड्स कैंसिल आउट। इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये बड़ा ऑक्सीजन भी खींचेगा, तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा इनका इफेक्ट।
और डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड वाटर मॉलिक्यूल फाउंड टू हैव नेट डाइपोल मोमेंट 1.84 through its contains 2 OH bonds. This show that it has a bent molecule. यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होती हैं। ये लीनियर नहीं रह पाती शेप रिपल्सन के कारण, ये थोड़ा बॉन्ड एंगल नीचे की तरफ आ जाएगा और ये जो शेप बनेगी बी टाइप बनेगी, बेंट मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द सिग्निफिकेंस एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन बताओ या सिग्निफिकेंस बताओ, या डाइपोल मोमेंट आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड की पोलैरिटी देखने में डाइपोल मोमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। डाइपोल मोमेंट होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। म्यू है डाइपोल मोमेंट, क्यू है चार्ज एंड डी है डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम। ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, हाइयर विल बी द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही मॉलिक्यूल पोलर होगा। पोलैरिटी ऑफ एच एक्स मॉलिक्यूल इज एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। तो जो फ्लोरीन है हाइड्रोजन के साथ में यदि जुड़ा हुआ है तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। हाईएस्ट होती है फ्लोरीन की, क्लोरीन से भी ज़्यादा होती है, ब्रोमीन से भी आयोडीन। तो इनके बीच में जो डाइपोल मोमेंट होगा 1.78, फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा, क्लोरीन में फिर कम, ब्रोमीन में और कम, आयोडीन में और कम। फर्दर इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक H2O2 N2 एक्सेट्रा द डाइपोल मोमेंट इज फाउंड टू बी 0। दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल हो गए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी तो 0 आ जाएगा। दिस इज बिकॉज देयर इज नो चार्ज सेपरेशन इन दिस मॉलिक्यूल। कोई चार्ज का सेपरेशन है ही नहीं, दोनों ही सेम एटम हैं, तो डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। दस डाइपोल मोमेंट कैन आल्सो बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा मिलेगा और नॉन पोलर में 0। इन दी कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर। डाइपोल मोमेंट आप परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के लिए भी कर सकते हैं। कैलकुलेट दी परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ HCl गिवन दैट ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इज 1.03 dB and the bond length of HCl is 1.275 एंगस्ट्रॉम। HCl मॉलिक्यूल है वो, यदि हम मान के चलें यदि वो 100% आयनिक है तो ईच एंड वुड कैरी चार्ज इक्वल टू 1 यूनिट। तो उसके ऊपर चार्ज एक पर तो होगा +1 और एक पर होगा -1। यदि 100% आयनिक है विच इज़ 4.8 10 की पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज होता है। एज द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज 1.275 एंगस्ट्रॉम, इट्स डाइपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक करेक्टर वुड भी। यदि हम निकालें डाइपोल मोमेंट, चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है, चार्ज है 4.8 10 की पावर -10, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू डिस्टेंस है 1.275 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। एंगस्ट्रॉम को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। 6.12 10 की पावर -18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर आ गया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर यदि दोनों साथ साथ हैं तो उसको हम बोलते हैं डी। ये तो है आयनिक डाइपोल मोमेंट। और ऑब्जर्व क्या किया हमने, वो आया 1.03 dB जो कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ऑब्जर्व भाग में आयनिक गुणा में 100, ऑब्जर्व तो वह 1.03 और आयनिक एक्चुअल में है होता है 6.12 गुणा में 100, तो ये आ गया 16.83% आयनिक करेक्टर है HCl के अंदर। इसी तरह थर्ड एप्लीकेशन है इन डिटरमिनेशन ऑफ सिमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, डाइपोल मोमेंट से हमें पता चलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी जिसमें 2 या 3 एटम होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स की यदि हमने शेप देखनी है तो देखना कि ये 2 और मोर पोलर बॉन्ड्स होते हैं। इट विल बी नॉट बी सिमेट्रिकल, इट इज पोजेज सम मोलिकुलर डाइपोल मोमेंट एज इन केस ऑफ वाटर। वाटर के केस में कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। यदि वो पोलर होंगे तो H2S में भी होगा, अमोनिया में भी होगा। बट इफ मॉलिक्यूल कंटेन नंबर ऑफ सिमिलर एटम्स, अलग अलग एटम होते हैं तो ही ये डाइपोल मोमेंट होता है। यदि सिमिलर हों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तभी डाइपोल मोमेंट दिखाई देता है। यदि सिमिलर होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। बट इफ ए मॉलिक्यूल कंटेन ए नंबर ऑफ सिमिलर एटम लिंक टू द सेंट्रल एटम, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट
ये जीरो, तो सेम होंगे तो किसी की तरफ भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा। दिस विल इम्प्लाइज दैट द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, और मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा इन केस ऑफ BF3, CH4, CCl4 एक्सेट्रा। उसके बाद में है नेक्स्ट एप्लीकेशन, फोर्थ, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। डायपोल मोमेंट की मदद से हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स के बारे में बता सकते हैं। दिस इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द सिस आइसोमर्स यूजुअली हैज हायर डायपोल मोमेंट देन ट्रांस। सिस में ज़्यादा डायपोल मोमेंट होता है, ट्रांस में कम होता है। हम ये एक एग्जांपल से समझेंगे। ये जो 1,2 डाइक्लोरोइथेन है, इनके अंदर ये जो आइसोमर है ये ट्रांस और ये जो सिस है, तो इनके अंदर जो कार्बन जो क्लोरीन है वो जो बॉन्ड मोमेंट है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है ट्रांस के अंदर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। बट सिस के अंदर एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होगा, ये जुड़ जाएगा, ये इधर रिजल्टेंट आएगा इधर। इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो ट्रांस में तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा और यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ट्रांस में इक्वल टू जीरो और सिस में नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम कह सकते हैं कि कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा, लेकिन इसमें जीरो नहीं होता है सिस में। पांचवा, फिफ्थ एप्लीकेशन क्या कहती है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। हम बता सकते हैं कि कौन सा आइसोमर ऑर्थो है, कौन सा मेटा है और कौन सा पैरा है। दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डाइपोल मोमेंट ऑफ पैरा आइसोमर ऑर्थो इक्वल टू जीरो। पैरा के अंदर जो डाइपोल मोमेंट होता है अपोजिट साइड में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो होगा। एंड ऑर्थो इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटा। ऑर्थो में पास पास हैं तो उस साइड में चला जाएगा ज़्यादा, और ये थोड़ा सा अपोजिट है तो ये और कम हो जाएगा। तो ऑर्थो में 2.5 और मेटा में 1.4 और पैरा में 0। तो ये हम बता सकते हैं जो डाइक्लोरोबेंजीन जो होता है इसमें रिजल्टेंट इधर आएगा। हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ होगा, इसमें थोड़ा अपोजिट होगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, और ये बिल्कुल अपोजिट है तो जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा फैक्टर इसका। तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर्स का। ये एप्लीकेशन थी डाइपोल मोमेंट की।